39 रन से जीते। दोनों मैचेस में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन 39 रन और 31 रन दूसरा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? बॉलिंग पाकिस्तान की वो वल्नरेबल थोड़ी सी लग रही है, वो बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो समझने की बात यह है कि जो दोनों पिचेस थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अगर आपने देखा होगा कि पहले भी जो मैच हुआ, पहला मैच, उसमें आपने देखा ग्रिप कर रहा था बॉल, इवन फास्ट बॉलर जब कटर कर रहे थे वो अगेंस्ट स्पिन हो रहा था। आई थिंक जो कामयाबी पाकिस्तानी बॉलर्स को अगेंस्ट अफगानिस्तान हुई उसका रीज़न ये था कि आपके फास्ट बॉलर्स ने भी स्लो डिलीवरीज के ऊपर आउट किया। अगेंस्ट स्पिन हो रहा था, रुक के आ रही थी, स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल थी। पहले बैटिंग करने का एडवांटेज ये होता है कि पिच फ्रेशली प्रिपेयर हुई हुई होती है, उसके ऊपर अच्छा खासा रोल हुआ होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट 20 ओवर्स में बैटिंग में मतलब बल्ले पर आती है। सेकंड, जब आप मैच की तरफ जाते हैं, अगर हम यूएई की तरफ देखें तो यूएई वाली पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें बैट पे आ रहा, आप देखेंगे बॉल जो है बैट पे आ रहा था, आप जो भी दोनों तरफ से आप देखेंगे छक्के लगे, स्ट्रोक खेल रहे थे और वो गेंदें जो है वो बाहर गई। पाकिस्तान ने दोनों फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करवाया था। उसका रीज़न ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उन्होंने ये भी सोचा कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर लें, क्योंकि आगे एशिया कप में टीम तो ये अनाउंस हो गई हुई, लेकिन उन्होंने देखना है कि उनकी फाइनल 11 बनेगी क्या। अब दूसरी चीज़, आपने जहाँ बॉलिंग की बात की, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू। आपने दोनों दफ़ा उनको प्रेशर में डाल के उसके बाद आखिरी के चंद ओवर्स में आप देखेंगे उन्होंने बड़े आज़ादाना स्ट्रोक खेले। 5 खिलाड़ी तो आपने आउट कर लिए थे 76 रन के ऊपर। उसके बाद बाकी मान था 5 खिलाड़ियों में जो कि लोअर ऑर्डर बैटर्स कहलाते हैं, उनको उन्होंने अच्छा खासा मारा और काफ़ी करीब तक पहुंच गए थे। 207 रन बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूं कि जो एक चीज़ हम आपको याद होगा कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि जो पार स्कोर होता है वहां तक तो पहुंचे ना पाकिस्तान की बैटिंग, और ये दोनों दफ़ा हमने देखा कि 180 प्लस इन्होंने किया, जिसका फायदा उनको हुआ कि आप देखेंगे नैरो मार्जिन से। मैं फील करता हूं कि अगर थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीमें होती तो ये रन जो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दूसरी तरफ सुफियान मुकीम का आपने जिक्र किया। देखिए, जो बॉलर है टेस्ट उसी वक्त होता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़े। अभी तक सुफियान मुकीम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा था, इसीलिए वो हर बॉल आते थे आउट कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पिच थोड़ी सी अच्छी फ्लैट थी और उसके बाद जब मौका मिला आसिफ खान को, उसने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। तो आई थिंक जो लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए आइंदा के मैचेस में और एशिया कप में जो होना चाहिए वो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बैटिंग में नज़र आ रहा है कि आप अब किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर, कोई भी आगे चिप इन करता है और उसके बाद वो रन्स कर जाता है, जैसे कल हसन नवाज ने किया, इसी तरह कल साइम अयूब ने किया, तो इससे पिछले मैच में सलमान अली आगा ने किया था। सो ये तो एक अच्छा साइन है। जो मैं स्ट्रेटजी देख रहा हूँ ना पाकिस्तान की बैटिंग की, मुझे ये फील होता है कि इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि 20 बॉल का ब्लॉक बना दिया, 15 बॉल का ब्लॉक बना दिया कि जो भी बैटर जा रहा है उसने इसमें इतने रन्स करने। सो वो 2 से 3 कंट्रीब्यूशन मिलके 180 प्लस के ऊपर आपको ले जाते हैं। क्योंकि मैं इंटेंट देख रहा हूं कि जाते ही आप देखेंगे हर कोई मारना शुरू कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा कि पिच का बिहेवियर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं फील करता हूं कि ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन फंस जाएंगे, पर वहां पता लगेगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती है। लेकिन एक और चीज़ हारून भाई, हम दोनों दफ़ा लकी रहे कि जब अफगानिस्तान चेस कर रहा था, जब भी उनका मिडिल ऑर्डर कलैप्स हुआ, धड़ाधड़ विकेटें गिरी, और कल जब यूएई चेस कर रहा था, कहाँ 52 पे 2 थे और 76 पे 6 हो गए। तो यानी कि 22 रन पे उनकी 4-5, 52 पे 1 था, 22 रन पे 5 विकेटें गिर गई। तो ये जो फेज आता है जिसकी वजह से एक उनकी ना तजुर्बाकारी को आप इसको क्रेडिट देंगे या बॉलर्स को? नहीं, आई थिंक बॉलर को भी देना चाहिए। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान की टीम में नजर आई है वो है कैचिंग। मैं ग्राउंड फील्डिंग के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को बहुत काम करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि कैचिंग बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से आप विकेट्स लेने में कामयाब हुए। जब आप विकेट्स लेते हैं ना तो प्रेशर आ जाता है बैटिंग साइड के ऊपर, क्योंकि सेकंड बैटिंग वाले को आस्किंग रेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके विकेट्स गिरेंगे, अगर आप 8 रन चेज करने वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 डॉट बॉल भी आपको आपके आस्किंग रेट को बढ़ाती चली जाती है। सो जब 12-13 पे पहुंच जाता है तो बैटर्स के पास और कोई चारा नहीं रह जाता कि वो हर बॉल के ऊपर कोशिश करेंगे चौका या छक्का मारने की, और उसमें वो गलतियां करते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं फील्डर्स को, क्योंकि हवा में खेलते हैं और फील्डर्स उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है। अगर आप पहला मैच देखें, अगर सलमान अली आगा का कॉर्ड बिहाइंड हो जाता तो फिर तो प्रॉब्लम 130-140 करते। लेकिन एक और चीज भाई, आखिर में हम रन देते हैं, जैसे अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, आखिर में राशिद खान ने पिटाई शुरू कर दी, इधर आसिफ खान ने शुरू कर दी, तो आखिर में रन रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो
T20 की जो पिचेज होती है ना, वो एक्चुअली बॉलर्स के लिए नहीं साजगार नहीं होती। सो आपके पास अगर देखें तो उसके बाद भी आके हारिस रऊफ ने इनफैक्ट पाकिस्तान को जो टर्निंग पॉइंट था वो हारिस रऊफ एक ओवर में 2 विकेटें जो उसने ली। क्योंकि और उसके बाद वो उन्होंने बॉलिंग में ये महसूस कर लिया, जो कि अच्छी चीज है, स्लोअर डिलीवरीज कर हाँ रहे थे जी, वो। कि उन्होंने तेज बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की। अगर आप देखेंगे कल, अगर आप देखेंगे तो कल पिच अच्छी थी ना, तो उनकी स्लोअर डिलीवरी भी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को बड़ा ये सोचना पड़ेगा। ऊपर से ये ग्राउंड छोटा है, देखिए जब बड़े ग्राउंड में आप जाएंगे ना, देन इट विल बी अ मोर प्रॉब्लम आपके बॉलर्स के लिए भी और आपके बैटर्स के लिए भी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बामुकाबला यूएई उस हवाले से बात करेंगे और आगे चांसेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 2 सितंबर को पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान से मुकाबला है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे।